Hey YouTube family, welcome back to my YouTube channel Anisha Farhan. Today we are studying about Delhi Sultanate. This is the part second. If you doesn't watch part first, so I recommended you please firstly watch part first, then you come back on part second. So without further ado, let's get start the video. लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने मिडाइवल इंडिया का पार्ट 1 पढ़ा था। मतलब मिडाइवल हिस्ट्री का हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी डायनेस्टीज हैं। अब अगर आपने पार्ट 1 देखा है, फिर ही अगर आप पार्ट 2 देख रहे हो तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप पार्ट 2 डायरेक्ट देख रहे हो, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको आई थिंक समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप पार्ट 1 वाली वीडियो देखें मिडाइवल इंडिया की। ठीक है। मिडाइवल इंडिया के अंदर पार्ट 1 में मैंने आपको स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ाया था। स्लेव डायनेस्टी में सबसे पहले जो किंग थे, मतलब सबसे पहले जो राजा थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आए थे इल्तुतमिश जो उनके जमाई थे। फिर इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान। मैंने इल्तुतमिश तक आपको कवर करवा दिया था। अब आज हम लोग करेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। सबसे पहले जब रजिया सुल्तान अपनी प्रजा के अंदर आई थी, अपनी प्रजा के अंदर इसने अपनी प्रजा को संभाला था, तो बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में थे। ठीक है, इसके अगेंस्ट में थे। अगेंस्ट में इसलिए थे क्योंकि इस्लाम में क्या होता था, इस्लाम में हमेशा कोई भी अगर फीमेल है, कोई भी फीमेल है तो उसको अपना फेस कवर रखना होता था। ठीक है, और कोई भी फीमेल कभी राज नहीं कर सकती किसी गद्दी के ऊपर बैठ के। ऐसा इस्लाम के अकॉर्डिंग टू इस्लाम, इस्लाम के धर्म में ऐसा होता था। ठीक है, लेकिन रजिया सुल्तान जब एक राजा के रूप में बन के आई, दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठी। दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठने का मतलब क्या हुआ? दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठने का मतलब होता है कि पूरे इंडिया के ऊपर राज करना। ठीक है, पूरे इंडिया के ऊपर राज करना। ठीक है, तो इस्लाम के अकॉर्डिंग फीमेल होती हैं, उनको अपना फेस कवर करना होता था। ठीक है, अब क्या होता था, कोई भी फीमेल राज नहीं कर सकती कभी भी। ठीक है, लेकिन रजिया सुल्तान ने राज किया क्योंकि इसका भाई वो ऐसे ही था, थोड़ा पागल था, मतलब बुड़बक था एकदम। ठीक है, अब क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन इससे ये बनता है रजिया सुल्तान से, शी इज द शी इज द शी इज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम लेडी, फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम लेडी who rule who rule all over India, all over India। ठीक है, रजिया सुल्तान भारत की फर्स्ट और लास्ट मुस्लिम लेडी हैं जिसने पूरे इंडिया के ऊपर रूल किया, राज किया। ठीक है, रजिया सुल्तान से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है। ठीक है, शी इज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम लेडी हु रूल ऑल ओवर इंडिया। दूसरा, जब रजिया सुल्तान अपने गद्दे के ऊपर बैठी थी, तब जब ये फर्स्ट डे आई थी तो इन्होंने क्या ऑप्ट किया था? शी ऑप्ट शी ऑप्ट कुबा एंड कुलाब। अब कुबा एंड कुलाब का मतलब क्या होता है? कुबा का मतलब होता है कैप, और कुलाब का मतलब होता है कोई भी ब्लेजर या फिर आप बोल सकते हो कोट। ठीक है, मतलब जब ये अपनी गद्दी के ऊपर बैठने आई थी तब इन्होंने अपने सर के ऊपर कैप पहनी थी और अपने बदन पे इन्होंने ब्लेजर पहना था। ठीक है, अब इस्लाम के अकॉर्डिंग गर्ल्स को अपना फेस कवर करना होता है, और इन्होंने क्या पहना था? इन्होंने ब्लेजर और कैप पहना था। तो वो तो इनके इनके बहुत ज्यादा अगेंस्ट में हो गए, मतलब प्रजा इनसे नाखुश थी। लेकिन इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं रजिया सुल्तान। इनकी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ है। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 तरीके के सिक्के चलाए, 3 तरीके के सिक्के। ठीक है, शी लॉन्च शी लॉन्च 3 टाइप्स ऑफ कॉइन्स, 3 टाइप्स ऑफ कॉइन्स। अब वो 3 तरीके के सिक्के कौन कौन से थे? पहला सिक्का, एक ऐसा कॉइन चलाया इसने जिसके ऊपर क्या लिखा था? जिसके ऊपर लिखा था इल्तुतमिश की बेटी, इल्तुतमिश की बेटी। ठीक है, पहला सिक्का जिसके ऊपर क्या लिखा था? इल्तुतमिश की बेटी। दूसरा सिक्का जिसके ऊपर लिखा था दिल्ली की महारानी। क्या लिखा था? दिल्ली की महारानी, महारानी। ठीक है, और तीसरा सिक्का जिसके ऊपर क्या लिखा था? न्याय की रानी। क्या लिखा था? न्याय की रानी। ठीक है, तो ये 3 तरीके के सिक्के किसने चलाए? ये 3 तरीके के सिक्के
ये 3 तरीके के सिक्के रज़िया सुल्तान ने चलाए थे, ठीक है? रज़िया सुल्तान ने चलाए थे। अब क्या होता है, इस्लाम के अकॉर्डिंग मतलब गर्ल्स को क्या करना होता था, फेस कवर करना होता था, उनको सूट पहनना या फिर लहंगा चुन्नी पहनना, मतलब यही सब उनको पहनने के लिए दिया जाता था। लेकिन उन्होंने क्या पहना था, रजिया सुल्तान ने कैप पहनी थी, ब्लेजर पहना था, नीचे उन्होंने जीन्स पहनी थी। ऐसे कपड़े जब वो पहनते तो इस्लाम वाले जो लोग थे वो बहुत ज्यादा इसके अगेंस्ट में हो गए थे। इस्लाम मतलब पहले की सोच अलग थी और अब की सोच अलग है। आप मुझे ये मत बोलना कि मैं इस्लाम के अगेंस्ट में हूँ, मैं बिल्कुल भी इस्लाम के अगेंस्ट में नहीं हूँ, ठीक है? क्योंकि जब मैंने पहली वीडियो बनाई तो उसमें मेरे मेरे पास काफ़ी पर्सनली कमेंट आए कि आपने इस्लाम के अगेंस्ट में बात की, क्या आप इस्लाम मुस्लिम से चिढ़ते हो? मैंने कहा नहीं, मैं मुस्लिम से बिल्कुल नहीं चिढ़ती हूँ। इनफैक्ट मेरे लिए कोई मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन कुछ नहीं है। वी ऑल आर ह्यूमंस, ठीक है? तो सबसे पहले हमें ह्यूमंस बन के रहना है। कुछ नहीं होता ये मुस्लिम, ये बस हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, तो बस इस बात के ऊपर प्राउड करो ना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन रजिया सुल्तान से आते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन आता है, इसके बाद में आते हैं घियासुद्दीन बलबन। घियासुद्दीन बलबन, घियासुद्दीन बलबन। एक क्वेश्चन मैंने और नहीं बताया, इन्होंने कितने साल तक राज किया? इन्होंने 4 इयर्स तक, 4 साल के बाद में राज किया। और जैसे ही 4 साल खत्म हो गए, इसके बाद में इनके भाई जो रुकनुद्दीन सुल्तान थे ना, उन्होंने और इनके हस्बैंड, इन दोनों ने प्लानिंग करके रजिया सुल्तान को मरवा दिया, क्योंकि ये दोनों नहीं चाहते थे कि कोई लड़की, कोई औरत दिल्ली की गद्दी के ऊपर राज करे। इसीलिए इन्होंने 4 साल तक राज किया। मतलब पहले से ही लड़कियों को दबाया जाता था, मतलब उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता था कि तुम लोग ये नहीं कर सकते, मतलब बहुत सारे बाउंडेशन रहते थे। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक? नेक्स्ट है घियासुद्दीन बलबन। अब घियासुद्दीन बलबन से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहले तो इन्होंने क्या लॉन्च किया? इन्होंने लॉन्च किया सिजदा एंड पैबोस। अब आप बोलोगे कि ये सिजदा और पैबोस का मतलब क्या होता है? सिजदा और पैबोस का मतलब क्या होता था? पहली बात तो सिजदा और पैबोस क्या है? फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन। फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन मतलब सिजदा और पैबोस एक ऐसी चीज है जिससे राजा को आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो। बलबन ने ये 2 चीज लॉन्च की अपने दरबार के अंदर, बोला कि मैं सिजदा और पैबोस लॉन्च कर रहा हूँ। अब सिजदा का मतलब क्या होता था कि आप राजा के सामने जाके उनके पांव पड़ के आप उनको आदर करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, मतलब पूरा जमीन पे लेट जाएंगे उनके पाँव में, ठीक है? और पैबोस का मतलब होता था कि आप उनके जमीन पे लेट के उनके पाँव चूमेंगे, ठीक है? ये मतलब होता था, ठीक है? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या लॉन्च किया। घियासुद्दीन बलबन ने क्या लॉन्च किया? इन्होंने पर्शियन सिस्टम को, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के अंदर पर्शियन सिस्टम को किसने लॉन्च किया? घियासुद्दीन बलबन ने, ठीक है? ही फर्स्टली लॉन्च लॉन्च पर्शियन सिस्टम। अगर क्वेश्चन आए कि भारत के अंदर सबसे पहले पर्शियन सिस्टम को किसने लॉन्च किया, तो घियासुद्दीन बलबन ने पर्शियन सिस्टम को सबसे पहले लॉन्च किया। दूसरी बात, इन्होंने अपने ही नाम का सिक्का लॉन्च किया। ही लॉन्च ही लॉन्च ही लॉन्च बलबनी कॉइन्स। बलबनी कॉइन्स, ठीक है? इन्होंने अपने नाम का सिक्का लॉन्च किया, उसका नाम क्या था? बलबनी कॉइन। सबसे पहले पर्शियन सिस्टम को लॉन्च किसने किया? घियासुद्दीन बलबन ने, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मतलब इसके बाद में और भी राजा आए थे, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा मतलब काम नहीं किया, इसलिए उनसे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछ जाते, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट सुल्तान लास्ट सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी। कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लास्ट सुल्तान कौन था स्लेव डायनेस्टी का, तो वो कौन था? क्वैरमुश। आई थिंक मैं इसका प्रोनाउंशिएट अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, आप देख लेना। ये इनका नाम था क्वैरमुश, ये बोलेंगे आई थिंक ठीक है? तो ये थी अपनी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी में एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। सबसे पहले राजा कौन आया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है? उसके बाद में कौन सा राजा आया? उसके बाद में आया इनका ही जमाई, कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ठीक है?
उसके बाद में कौन आया? उसके बाद में आई रजिया सुल्तान। उसके बाद में कौन आई? रजिया सुल्तान, ठीक है। उसके बाद में कौन आया? उसके बाद में आया घियासुद्दीन बलबन। कौन आया? घियासुद्दीन बलबन, ठीक है। तो ये चारों राजा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। किससे? ये चारों राजा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्लेव डायनेस्टी से, ठीक है। कौन सी डायनेस्टी के हैं ये? स्लेव डायनेस्टी के हैं, ठीक है। और मैंने ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लगवाया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डायनेस्टी कौन सी है? नेक्स्ट डायनेस्टी है खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी सबसे कम राज करने वाली खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। सबसे कम टाइम इस डायनेस्टी ने राज किया। कितने साल राज किया इसने? मात्र 3 साल, ओनली फॉर 30 ईयर्स, ठीक है। ओनली फॉर 30 ईयर्स हु रूल्ड ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसके फाउंडर कौन है? जलालुद्दीन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसके क्या हैं? फाउंडर हैं खिलजी डायनेस्टी के, ठीक है। अब क्या होता है? अब मैं आपको कुछ स्टोरी सुनाने वाली हूँ। स्टोरी का मतलब क्या है? अब होता क्या है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या कर रहे होते हैं? राज कर रहे होते हैं गद्दी के ऊपर। इनका ये चाचा होते हैं किसके? ये चाचा होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के। अब आपने नाम सुना होगा कभी 10th 9th में, जो भी आप क्लास में हो उसमें नाम सुना होगा आपने ये अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। अब ये चाचा होते हैं किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। चाचा कौन होता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी चाहता है कि ये अपने बेटे को गद्दी पे ना बिठाएं और उसकी जगह मुझे ये गद्दी पे बिठाएं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होते थे? मंगोल लोग क्या होते थे? मंगोल्स ने क्या किया? मंगोल्स ने एक बार अटैक किया। किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर। अटैक ओवर इंडिया, ठीक है। मंगोल ने क्या किया? पूरे इंडिया के ऊपर अटैक किया। अब मंगोल इतने ज्यादा पावरफुल थे, ये इतने ज्यादा पावरफुल थे कि इनको हराना बहुत मुश्किल होता था, ठीक है। ये जिस भी जगह पे आते थे लूटपाट करते थे, बहुत ज्यादा हड़कंप मचाते थे, बहुत सारे स्लेव बना के ये लोगों को यहाँ से लेके जाते थे, ठीक है। मंगोल्स बहुत ज्यादा खतरनाक थे। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पता चल गया कि मंगोल्स क्या करने वाले हैं? आक्रमण करने वाले हैं, अटैक करने वाले हैं। तो इसने क्या किया? ये धीरे धीरे अपनी सेना को बढ़ा रहा था। अब इसको पता था कि मैं हारूंगा किससे? मंगोल से। तो उसी टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में आया कि अगर अभी नहीं किया तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। इसने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं मंगोल से उनका सामना करूंगा। क्या करूंगा? उनका सामना करूंगा, मंगोल के सामने मैं लड़ूंगा, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा ये बच्चों का काम नहीं होता। तभी अलाउद्दीन खिलजी ने बोल दिया कि आप मुझे बस एक बार ये करने की इजाजत दो, आप मुझे क्या दो? परमिशन दो उनके सामने लड़ने की। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं मंगोल्स को क्या करूंगा? हरा के आऊंगा। ऐसा किसने कहा? ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। और ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों कहा? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ये चाहता था कि जलालुद्दीन खिलजी को ऐसा लगे कि हाँ ये राजा बनने के लायक है। अगर ये मंगोल्स को हरा देता है, कौन? अलाउद्दीन खिलजी, तो ये राजा बनने के लायक है। अगर नहीं हरा पाता है तो ये राजा बनने के लायक नहीं है। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? मंगोल्स के साथ उनके साथ युद्ध करता है, उनके साथ वॉर करता है। और आखिर में रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट क्या आता है इनके युद्ध का? कौन जीतता है? अलाउद्दीन खिलजी जीतता है और मंगोल्स को हरा देता है। इतना खतरनाक था अलाउद्दीन खिलजी, इसने मंगोल्स को भी हरा दिया था। और जीतता कौन है? अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध के अंदर जीत जाता है। अब अलाउद्दीन खिलजी, अब क्या होता है? हम लोग अगर किसी टाइम पे कोई ऐसा काम कर दे, मतलब जिस काम को करने से सारे लोग डर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब वो काम हर कोई नहीं कर सकता, और अगर आप उस काम को कर दो तो आपकी वाहवाही वहीं पे फैल जाती है ना। तो ऐसा ही कुछ अलाउद्दीन खिलजी ने किया और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को इसके ऊपर फक्र हो रहा होता है, इसके ऊपर नाज हो रहा होता है, ठीक है। अब क्या होता है? नेक्स्ट क्या होता है? लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अब बूढ़ा हो चुका होता है ना। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या होता है? अब बूढ़ा हो चुका होता है।
फिर भी इसको राज करना होता है। ये मंगोल्स को हरा देता है और फिर भी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसको गद्दी नहीं देता है। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी को लगता है कि मुंह में दांत नहीं है, लेकिन फिर भी खाना क्या है? बटर चिकन। मतलब बूढ़े हो चुके हैं, फिर भी इनको युद्ध करना है ना। अलाउद्दीन खिलजी वहीं पे अपने चाचा की गर्दन कलम कर देता है और खुद गद्दी के ऊपर बैठ जाता है, क्योंकि ये वेट नहीं कर पा रहा होता है, पता नहीं ये तो कब छोड़ेगा गद्दी, है ना, मुझे तो अपनी अभी राज करना है। ये वहीं पे अपने चाचा की गर्दन को कलम कर देता है, वहीं पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मार देता है और अलाउद्दीन खिलजी क्या कर देता है? गद्दे के ऊपर बैठ जाता है और पूरे इंडिया के ऊपर राज करता है। ठीक है, ऐसा होता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ये स्टोरी थी, ये स्टोरी समझानी बहुत ज्यादा जरूरी थी, तभी आपको अलाउद्दीन खिलजी का समझ में आएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को क्या बोला जाता है? रियल फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, रियल फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का रियल फाउंडर बोला जाता है किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। आई होप समझ में आ रहा होगा, और आपको पता भी होगा कि रियल फाउंडर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसने क्या किया था? मंगोल्स को हराया था, इसीलिए इसको रियल फाउंडर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? इसने क्या किया? ये एक बार कहीं पे गया हुआ था। ठीक है, ये एक बार कहीं पे गया हुआ था अलाउद्दीन खिलजी। वहां पे इसने किसको देखा? वहां पे इसने मलिक कफूर को देखा, है ना। असल में उसका नाम, जब ये गया था ना, तब उसका नाम मलिक कफूर नहीं था, तब उसका नाम मलिक मनी था। ठीक है, मैं आपको पहले सेंटेंस लिख देती हूँ, फिर उसके बाद मैं स्टोरी बताती हूँ। ही बाय सॉरी ही बाय मलिक मनी इन इन हजार दिनार and renamed his Malik Kafur ठीक है, अब इसने क्या किया? ये कहीं पे गया हुआ था, ये ये अपना आर्मी बनाना चाहता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसलिए इसको अपनी आर्मी में अच्छे लोग चाहिए थे। ठीक है, इसको अपनी आर्मी में अच्छे लोग चाहिए थे जो कि बहुत बहादुर हो। ठीक है, तो फिर इसने क्या किया? इसने मलिक मनी को वहां पे देखा। ठीक है, और फिर उसके कमांडर से कहा कि मैं मलिक मनी को खरीदना चाहता हूँ। अब मलिक मनी को इसने कितने रुपए के अंदर खरीदा? इसने, उस टाइम पे रुपए करेंसी नहीं चलती थी, उस टाइम पे दिनार करेंसी चलती थी। ठीक है, तो इसने मलिक मनी को उसके कमांडर से 1000 दिनार के अंदर खरीद लिया। अब मलिक मनी क्या करेगा? अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में काम करेगा, ना कि अपने पहले वाले कमांडर के अंडर में। ठीक है, मलिक मनी को ये ले आता है किसके किसके कितने रुपए देके? 1000 दिनार देके। ठीक है, कितने रुपए देके? 1000 दिनार देके। और इसको क्या टाइटल देता है? इसको टाइटल देता है मलिक कफूर का। ठीक है, अब से ये मलिक मनी के नाम से नहीं जाना जाएगा, अब से ये मलिक कफूर के नाम से जाना जाएगा। ऐसा किसने अनाउंस किया? ऐसा अनाउंस किया अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ऐसा किसने अनाउंस किया? अलाउद्दीन खिलजी ने अनाउंस किया। ठीक है, अब इसको 1000 दिनार के अंदर मलिक कफूर को खरीदा था, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसीलिए इसको 1000 दिनारी बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसीलिए इसको 1000 दिनारी बोला जाता है। ठीक है, 1000 दिनारी क्यों बोला जाता है? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको 1000 दिनार के अंडर में खरीदा था मलिक मनी को, और इसको टाइटल क्या दिया? मलिक कफूर का टाइटल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अपनी आर्मी को रिफॉर्म किया। ही रिफॉर्म्ड आर्मी। इसने क्या किया? अपनी आर्मी को रिफॉर्म किया, अपनी आर्मी बनाई। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले अगर कोई भी युद्ध होता था, कोई भी लड़ाई होती थी, तो लोग क्या करते थे? लोग वहां के जो बूढ़े लोग होते थे, बच्चे होते, जवान होते थे, उनको ही ऐसे ले जाते थे और बोलते थे कि अब तुम युद्ध करो। इसने कहा अब से ऐसा नहीं चलेगा, अब से मैं क्या करूंगा? आर्मी बनाऊंगा। मतलब आजकल क्या होता है? भर्ती होती है, फिर उनके अंदर उनका सिलेक्शन होता है, वैसे ही इसने भी क्या किया? इसने भी भर्ती करवाई। ठीक है, और उनको जो आर्मी के अंदर सेलेक्ट हो गए हैं, है ना, जो सिलेक्ट हो गए उनको अब से क्या मिलेगी? एक मतलब फिक्स सैलरी भी मिलेगी। पहले कोई सैलरी नहीं मिलती थी। ठीक है, ऐसे ही उनको वॉर करना होता था, लेकिन इसने कहा अब से मैं अपनी आर्मी को रिफॉर्म करता हूँ, और आर्मी के अंदर क्या करेगा? ये सिलेक्ट करेगा और उनकी फिक्स सैलरी करेगा। ठीक है, उनकी क्या करेगा? फिक्स सैलरी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है इससे? नेक्स्ट क्वेश्चन इससे ये बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक सिस्टम को लॉन्च किया, और वो सिस्टम क्या था? ही लॉन्च्ड बिस्वा सिस्टम।
इसने कौन सा सिस्टम लॉन्च किया? बिस्वा सिस्टम को लॉन्च किया। ठीक है, इसने एक और चीज लॉन्च की थी, इसने एक प्रथा लॉन्च की थी, उसको सिस्टम भी बोलते हैं। वो सिस्टम था दाग एंड हुलिया सिस्टम। दाग एंड हुलिया सिस्टम। अब इस दाग एंड हुलिया सिस्टम का मतलब क्या होता था? पहले के टाइम पे, अब अलाउद्दीन खिलजी था, अब इसको सब कुछ अपने आर्मी के अंदर एकदम मस्त चाहिए था, एकदम अच्छा वाला चाहिए था। ठीक है, तो इसने क्या किया? पहले के टाइम पे ये माना जाता था कि जिसके पास जितने ज्यादा हॉर्स होंगे, जिसके पास जितने ज्यादा घोड़े होंगे, वो उतना ही ज्यादा पावरफुल राजा माना जाता है, उसकी आर्मी उतनी ही ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। ठीक है, जिसके पास जितने ज्यादा घोड़े होंगे वो उतना ज्यादा क्या माना जाएगा? पावरफुल माना जाएगा। अब क्या किया? अब जब युद्ध होता था तो घोड़े क्या होते थे? एक सेना से दूसरी सेना के अंदर मिक्स हो जाते थे। ठीक है, क्या हो जाते थे? मिक्स हो जाते थे। किसके अंदर? वॉर के अंदर क्या हो जाते थे? हॉर्स मिक्स हो जाते थे। अब ये नहीं चाहता था कि इसके घोड़े कहीं खो जाए, तो इसने क्या किया? इसने अपने घोड़ों के ऊपर दाग लगा दिया। दाग लगा दिया। अब वो दाग इतना ज्यादा गाढ़ा था कि वो दूर से पता चल जाता था कि ये घोड़ा किसका है? ये घोड़ा अलाउद्दीन खिलजी का है। ये घोड़ा किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का है, ताकि वो घोड़े मिक्स ना हो। ठीक है, अब जितने ज्यादा घोड़े होंगे उतनी उतनी उसकी पावरफुल आर्मी होगी, इसीलिए उसने अपने घोड़े के ऊपर क्या कर दिया? दाग लगा दिया। और इस हुलिया सिस्टम का मतलब क्या होता है? हुलिया सिस्टम का मतलब क्या होता है? अब पहले के टाइम पे कोई आधार कार्ड तो चलता नहीं था, है ना? पहले के टाइम पे कोई आधार कार्ड तो चलता नहीं था, इसीलिए इसने क्या किया? इसीलिए इसने लोगों का एक आइडेंटिटी कार्ड बनवाया। क्या बनवाया? आइडेंटिटी कार्ड बनवाया। उसके अंदर उनकी फोटो होती थी। ठीक है, और उनका नाम होता था, बस और कुछ नहीं होता था। ठीक है, उनकी फोटो होती थी और उनका नाम होता था, ताकि उनको पहचाना जा सके कि ये किसकी आर्मी के अंडर में काम करता है। ठीक है, तो हुलिया मतलब उसका हुलिया पता चल सके। आई होप आप समझ में आ रहे होंगे। ठीक है ना? और क्या होता है उस हुलिया सिस्टम के अंदर? और क्या हो रहा होता है? अगर आपको कोई अननेसेसरी साउंड आ रही हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बिकॉज आई एम आउट ऑफ टाइम फॉर 1.5 month और ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? हुलिया सिस्टम के अंदर एक और होता है, ये अपनी आर्मी को क्या देता है? ये अपनी आर्मी को एक यूनिफॉर्म देता है। ठीक है, ये अपनी आर्मी को क्या देता है? यूनिफॉर्म देता है कि अगर आप आर्मी के अंदर सिलेक्ट हुए हो तो आपको यही यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी। जैसे आजकल आर्मी की यूनिफॉर्म अलग होती है, नेवी की अलग होती है, एयरफोर्स की अलग होती है, आईएएस की, मतलब सब कुछ हर एक पोस्ट की अलग अलग यूनिफॉर्म होती है। वैसे ही इसने भी हुलिया सिस्टम के अंदर यूनिफॉर्म दी अपने उनको मिलिट्री वर्कर्स को। ठीक है, तो ये था हुलिया सिस्टम के बारे में। और दाग प्रथा के बारे में मैंने आपको ये बता दिया कि जिसके पास जितने ज्यादा घोड़े होंगे उसकी आर्मी उतनी ही ज्यादा पावरफुल होगी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता है? इसने क्या लॉन्च किया? इसने एक मार्केट कंट्रोल सिस्टम लॉन्च किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी लॉन्च लॉन्च मार्केट कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इसने क्या लॉन्च किया? मार्केट कंट्रोल सिस्टम को लॉन्च किया। अब इस मार्केट कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या होता था? मार्केट कंट्रोल सिस्टम का मतलब ये होता था कि जब राजा, इससे पहले क्या होता था? इससे पहले ये होता था, अब इससे पहले क्या होता था? इससे पहले ये होता था कि लोग, पहले मान लो राजा कोई भी बीच में जाके बैठ जाता था, मतलब गांव का कोई भी ऐसा बीच का होना जो बहुत ज्यादा फेमस हो, है ना, और वो बोल देता था, राजा अनाउंस कर देता था कि मुझे इतने रुपए चाहिए तो तुम मुझे दो। अब जिसको 50 रुपए चाहिए होंगे, है ना, तो वो 50 रुपए दे देगा। क्यों? क्योंकि उनको जान बचानी है, अगर नहीं देंगे तो गर्दन वहीं पे कलम। अब उनको जान बचानी थी, तो ये क्या करा? अब इसने कहा कि अब से ऐसा नहीं चलेगा, अब से ये होगा कि जिसकी जितनी सैलरी है वो उसका हाफ दे। ठीक है, अब जिसकी सैलरी 50 रुपए है तो वो कितनी देगा? वो उसको 25 रुपए देगा। ठीक है, अब ये क्या होता है? अब वो बोलेगा कि अब कैसे पता चलेगा कि ये उसकी सैलरी इतनी है? तो उसके लिए उसने क्या किया? मार्केट कंट्रोल सिस्टम को लॉन्च किया, और उसके अंदर उसने बताया कि हाँ, इसके अंदर पता चल जाएगा कि इनकी सैलरी कितनी है। ठीक है, आगे देखते हैं इसने और क्या लॉन्च किया। इसने लॉन्च किया इक्तादार सिस्टम। क्या लॉन्च किया? इक्तादार सिस्टम। इक्तादार सिस्टम को भी किसने लॉन्च किया? इक्तादार सिस्टम को भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही लॉन्च किया। 1 मिनट, आपको डिस्टरबेंस होगा आई थिंक, मैं अपना कैमरा सेट कर रही हूँ। नेक्स्ट, इसने एक और टैक्स लगाया। इसने क्या टैक्स लगाया?
इसने 2 टैक्स लगाए, घराई एंड चराई टैक्स, घराई एंड चराई टैक्स। अब इसने क्या बोला, जो लोग घर में रहते हैं वो घर का टैक्स देंगे, और जो लोग पशुपालन करते हैं और अपने पशु को ऐसे ही चरने के लिए छोड़ देते हैं तो उनको चराई टैक्स देना होगा। जो लोग घर बना के रहते हैं उनको घराई टैक्स देना होगा, और जो लोग अपने पशु को ऐसे ही चरने के लिए, है ना, छोड़ देते तो उनको क्या देना होगा, चराई टैक्स देना होगा। तो घराई और चराई टैक्स किसने लगाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब इसने क्या क्या बनवाया वो देखते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स क्या क्या बनवाए वो देखते हैं हम लोग। इसने क्या क्या बनवाया, इसकी बिल्डिंग क्या क्या है, इसकी बिल्डिंग देखते हैं हम लोग। इसकी बिल्डिंग क्या क्या है, इसकी बिल्डिंग है अलाई मीनार, इसने अपने ही नाम से अलाई मीनार बनवाई, ठीक है, अलाई मीनार। दूसरा इसने अलाई दरवाजा बनाया, क्या बनाया, अलाई दरवाजा बनाया इसने। तीसरा इसने हौज खास बनवाया, हौज खास। और इसने चार मीनार बनवाए, सॉरी चोर मीनार बनवाई, ठीक है। और ये सारी की सारी बिल्डिंग इसने कहाँ पे बनाई, ये सारी की सारी बिल्डिंग इसने दिल्ली में बनवाई। कहाँ पे बनाई, दिल्ली में बनाई। अलाई मीनार, अलाई दरवाजा, हौज खास, चोर मीनार, ये कहाँ पे बनाई इसने, दिल्ली के अंदर बनाई। ये सारे के सारे किसने बनाए, ये सारे के सारे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाए। आपको अलाई से याद रह जाएगा अलाउद्दीन, ऐसे कुछ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे ये आता है कि अमीर खुसरो क्या था, एक पोएट था, ठीक है। अमीर खुसरो आपने बहुत बार नाम सुना होगा इनका, और बहुत सारे एग्जाम के अंदर इनका क्वेश्चन आता है कि बहुत फेमस पोएट है, ठीक है। अमीर खुसरो क्या होता है, इन्हीं की कोर्ट में रहता है, इन्हीं के दरबार में, लाइव्स इन हिज कोर्ट, लाइव्स इन हिज कोर्ट। अब कोर्ट का मतलब क्या होता है, वो वाला कोर्ट नहीं जहाँ पे तारीख मिलती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो वाला कोर्ट नहीं। कोर्ट का मतलब होता है यहाँ पे दरबार, ठीक है। मतलब राजा के महल में कौन रहता था, अमीर खुसरो रहता। अब अमीर खुसरो क्या था, अमीर खुसरो एक पोएट था, ठीक है। ये क्या था, ये एक पोएट था। अब इसके अंदर, अमीर खुसरो के अंदर ऐसी कलाकारी थी कि अब अलाउद्दीन खिलजी अगर इसको कोई भी बात बोलता है, इसको कोई भी बात बोलता तो ये उस बात को क्या करता था, ये उसको गाता था, ठीक है, सिंगिंग वे के अंदर कन्वर्ट करता था, ठीक है, सिंगिंग वे के अंदर कन्वर्ट करता था उस बात को, ठीक है, सिंगिंग वे के अंदर कन्वर्ट करता था और फिर उस बात को बोलता था। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसको एक टाइटल दिया, किसको टाइटल दिया, अमीर खुसरो को। और वो टाइटल क्या दिया अलाउद्दीन खिलजी ने इसको, तोता ए हिंद, तोता ए हिंद, ठीक है। तोता ए हिंद का टाइटल दिया किसको, अमीर खुसरो को। किसने दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। तो ये सारे क्वेश्चन बन रहे थे अपने किससे, अलाउद्दीन खिलजी से। आई होप आपको अलाउद्दीन खिलजी का समझ में आ गया होगा। और यहीं पे ही हमारी तुगलक डायनेस्टी, सॉरी खिलजी डायनेस्टी समाप्त होती है, खत्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट डायनेस्टी कौन सी है, नेक्स्ट डायनेस्टी है तुगलक डायनेस्टी, जिसका नाम मैंने अभी अभी लिया है क्योंकि मेरे दिमाग में वही चल रही थी, इसीलिए मैंने इसका नाम ले लिया, ठीक है। तो तुगलक डायनेस्टी नेक्स्ट डायनेस्टी है। अब तुगलक डायनेस्टी के पहले राजा कौन होते हैं, पहले राजा कौन होते हैं, वो होते हैं घियासुद्दीन तुगलक, घियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। घियासुद्दीन तुगलक क्या होते हैं, इसके पहली बात तो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर होते हैं, ठीक है, फाउंडर होते हैं। दूसरा, घियासुद्दीन तुगलक को कौन सा टाइटल मिला था, घियासुद्दीन तुगलक का टाइटल क्या था, इसका टाइटल था गाजी, ठीक है, इसका टाइटल क्या था, गाजी, गाजी इसका टाइटल इसने अपने आप को दिया था, ठीक है, गाजी इसने अपने आप को टाइटल दिया था। नेक्स्ट क्या था, घियासुद्दीन तुगलक ने एक इरिगेशन सिस्टम लॉन्च किया था। इसने सबसे अच्छा काम किया तो यही किया है कि इसने इरिगेशन सिस्टम के अंदर बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। इसी ने पोस्टल सिस्टम को लॉन्च किया था, इसी ने पोस्टल सिस्टम को लॉन्च किया था। इसी ने कैनाल्स बनवाए थे, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ कैनाल्स, कैनाल्स आई होप समझ रहे होंगे आप, नदियों पे बनते हैं ना वही वाले बांध, ठीक है। इसने क्या बनाए थे, कैनाल्स बनवाए थे। तो यही क्वेश्चन बनते हैं, इससे कुछ ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर है कौन, घियासुद्दीन तुगलक। इसको टाइटल क्या मिला, गाजी का टाइटल। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि गाजी का टाइटल किसको मिला था, घियासुद्दीन तुगलक को। इरिगेशन सिस्टम लॉन्च किया, पोस्टल सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ कैनाल्स, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, सेकंड कौन आता है, मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक क्या होता है,
इसका फादर कौन होता है? पहली बात तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है। मोहम्मद बिन तुगलक का फादर होता है गियासुद्दीन तुगलक। अब गियासुद्दीन तुगलक, अब मोहम्मद बिन तुगलक को इतना वेट नहीं हो रहा होता कि पता नहीं कब इसके पापा इसकी गद्दी छोड़ेंगे और ये बैठेगा, तो ये वहीं पे अपने पापा की गर्दन कलम कर देता है और ये गद्दी पे बैठ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसने अपने फादर को क्या कर दिया? अपने फादर की खुद ही डेथ कर दी इसने। ठीक है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक से ये वाला क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बोला जाता है? इसको पागल राजा बोला जाता है। अब पागल राजा क्यों बोला जाता है? मैड किंग, मैड किंग। अब पागल राजा इसको क्यों बोला जाता है? पागल राजा इसको इसलिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसने बहुत सारे सिस्टम लॉन्च किए। ठीक है, इसने क्या किए? बहुत सारे सिस्टम लॉन्च किए। अब उन सिस्टम को जब इसने लॉन्च किया ना, तो इसके सारे सिस्टम क्या हो रहे थे? फेल हो रहे थे। हालांकि ये खूब पढ़ा लिखा था, सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत के अंदर कोई पढ़ा लिखा था तो वो यही था, मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन फिर भी इसको मैड किंग, सॉरी, इसको मैड किंग बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारे सिस्टम लॉन्च किए और वो सिस्टम क्या हो गए? फेल हो गए। ठीक है, ये इतने सारे सिस्टम लॉन्च करता था, इतनी सारी नई नई टेक्निक्स बनाता था, लेकिन वो टेक्निक्स की किसी कारणवश काम नहीं करती थी और वो फेल हो जाती थी। इसीलिए लोगों ने क्या बोला? इसको पागल राजा बोला। क्या बोला? इसको पागल राजा बोला। अब देखो, इसका रियल नाम क्या होता है? इसका रियल नाम मोहम्मद बिन तुगलक नहीं होता है, इसका रियल नेम होता है जोना खान। ठीक है, इसका रियल नेम क्या होता है? इसका रियल नेम होता है जोना खान। ठीक है, इसका रियल नेम क्या होता है? जोना खान। जैसा कि मैंने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक का रियल नेम क्या था? उसका रियल नेम था जोना खान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? टोकन करेंसी को लॉन्च किया। अब आप बोलोगे कि टोकन करेंसी क्या होती है? पहले बात, ही लॉन्च टोकन करेंसी। ठीक है, अब टोकन करेंसी क्या होती है? टोकन करेंसी मतलब होती है पेपर करेंसी। ठीक है, जो आज हम लोग नोट यूज करते हैं ना, नोट, वो क्या है? टोकन करेंसी। इसने पहली बार टोकन करेंसी लॉन्च की, लेकिन वो भी कुछ ज्यादा नहीं चली। हालांकि थोड़ी बहुत चली, लोगों को थोड़ी बहुत पसंद आई, लेकिन कुछ ज्यादा हद तक वो नहीं हो पाई, फेमस नहीं हो पाई। ठीक है, तो इससे पहले, सबसे पहले टोकन करेंसी लॉन्च किसने की? सबसे पहले टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही लॉन्च की थी। इससे पहले क्या चलता था? इससे पहले कॉइन्स चलते थे, सिक्के चलते थे। ठीक है, क्या चलते थे? सिक्के चलते थे। तो इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं किससे? मोहम्मद बिन तुगलक से। इसको पागल राजा बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट राजा कौन होता है तुगलक डायनेस्टी का? नेक्स्ट राजा होता है फिरोज शाह तुगलक। कौन होता है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक नेक्स्ट राजा होता है, थर्ड नंबर का राजा होता है। कौन सी डायनेस्टी से? तुगलक डायनेस्टी से। ठीक है, इसने क्या किया? इसने जौनपुर की स्थापना की। ठीक है, सबसे पहले इसने एक सिटी की स्थापना की और वो सिटी क्या थी? जौनपुर नाम था। क्या नाम था उसका? जौनपुर। और ये जौनपुर सिटी किसके नाम पे रखवाई थी? मैंने कहा था ना, मोहम्मद बिन तुगलक का रियल नेम क्या था? जोना खान। तो जोना खान के ऊपर ही इसने जौनपुर की स्थापना की, नई सिटी बनवाई। इसी जौनपुर को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है सिराज ए हिंद। सिराज ए हिंद। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। इसने, अब इससे बनने वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं? फिरोज शाह तुगलक से बनने वाले क्वेश्चन क्या है? इसने एक तो दीवान ए बंदगाम की वो की स्थापना की, दीवान ए बंदगाम। ठीक है, दीवान ए बंदगाम की स्थापना की। दूसरा, इसने दीवान ए खैराल की स्थापना की। ये बहुत सारे दीवान हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। दीवान ए बंदगाम, दीवान ए खैराल। तीसरा क्या है? दीवान ए इलाज। दीवान ए इलाज। अभी इलाज कहाँ पे करवाते हैं हम लोग? हॉस्पिटल में करवाते हैं। तो इसका मतलब समझ जाओ कि दीवान ए इलाज क्या था? ये एक हॉस्पिटल का नाम था। ठीक है, क्या था? ये एक हॉस्पिटल का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट, इसने दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। अभी अमीर कोही क्या था? अमीर कोही एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। ठीक है, दीवान ए अमीर कोही। अमीर कोही, क्वेश्चन ये आता है कि दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए अमीर कोही का मतलब क्या समझते हो आप? ये दीवान ए अमीर कोही किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, खेती बाड़ी से रिलेटेड है। क्या? दीवान ए अमीर कोही किसने एस्टैब्लिश किया? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे ज्यादा अगर स्लेव
है ना। सबसे ज्यादा बंदी अगर किसी के पास थे तो वो किसके पास थे, फिरोज शाह तुगलक के पास थे। सबसे ज्यादा स्लेव, ठीक है, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ स्लेव किसके पास थे, फिरोज शाह तुगलक के पास थे, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के पास थे। इसी से एक क्वेश्चन आता है, इसी से क्या क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले अशोका के जो रॉक एडिक्ट्स थे, है ना, अशोका के जो शिलालेख थे, वो इंडिया के अंदर कौन लेके आया, वो इंडिया के अंदर फिरोज शाह तुगलक लेके आया, ठीक है। ही टुक रॉक एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स मतलब क्या होते हैं, शिलालेख, है ना। रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका फ्रॉम लुम्बिनी टू इंडिया, फ्रॉम लुम्बिनी टू इंडिया। अब लुम्बिनी कहाँ पे है, लुम्बिनी कहाँ पे है, नेपाल के अंदर है ना, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने सॉरी अशोका ने अपने शिलालेख वो करे थे। लुम्बिनी कहाँ पे है, नेपाल के अंदर है, ठीक है। नेपाल की कैपिटल क्या है, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, ठीक है। फिलहाल अभी क्या है, नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू, ठीक है। तो लुम्बिनी से अशोका के शिलालेख रॉक एडिक्ट्स कौन लेके आया, फिरोज शाह तुगलक लेके आया, ठीक है। सबसे ज्यादा स्लेव किसके पास थे, फिरोज शाह तुगलक के पास थे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, फिरोज शाह तुगलक ने एक टैक्स लगवाया और उस टैक्स का नाम क्या था, जजिया टैक्स। कौन सा टैक्स था, जजिया टैक्स। अब इस जजिया टैक्स का मतलब क्या होता था, ये एक ऐसा टैक्स था जो कि ब्राह्मण, है ना, जो कि ब्राह्मण लोग होते थे उनसे नहीं लिया जाता था, और कोई भी जो फीमेल होती थी, मतलब औरतों से ये वाला टैक्स नहीं लिया जाता, इनको छोड़ के बाकी सब लोगों से ये जजिया टैक्स लिया जाता था, ठीक है। ये जजिया टैक्स लिया जाता था। तो सबसे पहले ये जजिया टैक्स किसने लगाया, ये जजिया टैक्स फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया, ठीक है। ये टैक्स ब्राह्मण से नहीं लिया जाता था और फीमेल्स मतलब औरतों से नहीं लिया जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बन रहे थे किससे, तुगलक डायनेस्टी से। तुगलक डायनेस्टी के तीन वो आए थे, रूलर्स आए थे। पहला था गियासुद्दीन तुगलक, दूसरा था मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरा था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट डायनेस्टी कौन सी है, तुगलक डायनेस्टी यहीं पे एंड होती है। इसके बाद में नेक्स्ट डायनेस्टी है क्या, सैयद डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी में क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि सैयद डायनेस्टी के फाउंडर कौन है। तो सैयद डायनेस्टी के सबसे पहले राजा कौन होते हैं, वो होते हैं खिज्र खां। क्या नाम होता है उनका, खिज्र खान, ठीक है। अब ये खिज्र खान क्या होते हैं, फाउंडर होते हैं पहली बात तो किसके, सैयद डायनेस्टी के, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, है ना, ये कहाँ से मतलब कहाँ से आए थे ये, तो ही बिलोंग टू मुल्तान, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते थे ये, मुल्तान से ये आए थे। मुल्तान कोई कंट्री है, कोई जगह का नाम है ये, ठीक है ना। इन्होंने कभी भी कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया, खिज्र खान ने कभी भी कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया। ही डजंट एक्सेप्ट एनी टाइटल, ही डजंट एक्सेप्ट एनी टाइटल, ठीक है। इन्होंने कभी भी कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया, किसने, खिज्र खान ने। नेक्स्ट, दूसरे रूलर कौन है, दूसरे रूलर कौन है खिज्र खान के बाद में, तो वो दूसरे रूलर है मुबारक शाह। दूसरे रूलर कौन है, मुबारक शाह। अब मुबारक शाह ने क्या किया, इन्होंने एक सिटी की स्थापना की, एक सिटी को एस्टैब्लिश किया, और वो सिटी का नाम क्या था, अब इनका नाम क्या था, इनका नाम तो मुबारक शाह, तो उन्होंने अपने ही नाम से क्या किया, उस सिटी का नाम रख दिया, और उस सिटी का नाम था मुबारकबाद, ठीक है। एस्टैब्लिश एस्टैब्लिश मुबारकबाद, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मुबारकबाद को एस्टैब्लिश किया। बस इनसे यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैयद डायनेस्टी से बिल्कुल नहीं पूछे जाते, मेरे को तो ऐसा लगता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड किंग क्या है, थर्ड किंग है मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह को एक टाइटल दिया गया था, वो टाइटल क्या था, खान ए खानम, ठीक है। खान ए खानम का टाइटल इनको दिया गया था, ठीक है। he gave he gave the टाइटल सॉरी, इनको नहीं दिया गया था ये टाइटल, मैं आपको बताऊंगी टाइटल किसको दिया गया था। he gave the title of
खान ए खानम, खान ए खानम किसको दिया गया था? टू बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। अब क्या बताया था? अब जैसे मैंने बताया कि बहलोल लोदी को टाइटल क्या मिला? बहलोल लोदी को टाइटल मिला खान ए खानम का टाइटल, ठीक है, खान ए खानम का टाइटल मिला किसको? बहलोल लोदी को। अब क्या होता है, ये बहलोल लोदी को खान ए खानम का टाइटल आखिर मोहम्मद शाह ने दिया क्यों? वो इसलिए दिया क्योंकि जब ये मोहम्मद शाह राज कर रहे होते हैं पूरे इंडिया के ऊपर, तो इन्होंने क्या बोला, इनके पास बहलोल लोदी आता जाता रहता था, इससे इनकी क्या हो गई, इससे इनकी भाईचारा ज्यादा कुछ अच्छा हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ज्यादा अच्छा हो गया। अब क्या होगा, बहलोल लोदी के आइडियाज मोहम्मद शाह को पसंद आने लगे, और ये क्या थे, ये एक मुस्लिम थे, है ना, और मुस्लिम लोग ज्यादा टाइटल कौन सा, सॉरी, ज्यादा सरनेम कौन सा लगाते हैं? खान का सरनेम लगाते हैं, इसीलिए मोहम्मद शाह ने इनको खान ए खानम का सरनेम दिया, ठीक है। तो यहीं पे बहलोल लोदी क्या होता है, बहलोल लोदी जब मोहम्मद शाह खत्म हो जाते हैं, जब इनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद में बहलोल लोदी अपनी डायनेस्टी की स्थापना करते हैं, और वो डायनेस्टी कौन सी होती है? वो डायनेस्टी होती है लोधी। तो इसी के बाद में किसकी स्थापना होती है? लोधी डायनेस्टी की स्थापना होती है, ठीक है। लोधी डायनेस्टी के फाउंडर कौन होते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहलोल लोधी ने किसकी स्थापना की, बहलोल लोधी ने लोधी डायनेस्टी की स्थापना की, तो इसके फाउंडर कौन हो जाएंगे? इसके पहले राजा हैं बहलोल लोधी, बहलोल लोधी क्या हो गए? इसके फाउंडर हो गए, क्या हो गए? इसके फाउंडर हो गए। बहलोल लोधी अपने नोबल्स की, मतलब इनकी प्रजा में जो भी मंत्री रहते थे उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ही हम्बल पर्सन थे। कौन? बहलोल लोधी। ही रिस्पेक्ट हिज नोबल्स, ठीक है, बहुत ही अच्छे पर्सन थे ये बहलोल लोधी। ही रिस्पेक्ट हिज नोबल्स, ये अपने मंत्रियों को बहुत आदर करते थे, ठीक है, वेरी डाउन टू अर्थ, ठीक है, वेरी डाउन टू अर्थ। हालांकि ये राजा थे लेकिन लोगों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ उनके साथ ही बैठते, ऐसा नहीं कि गद्दी के ऊपर थोड़ा बैठे, नहीं, ये हमेशा अपने मंत्रियों के साथ ही बैठते थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कॉइन लॉन्च किया अपने ही नाम से, और वो कॉइन क्या था? बहलोली कॉइन। वो कॉइन क्या था? बहलोली कॉइन, ठीक है। सबसे पहले अफगानी कल्चर को किसने इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर? तो वो कौन है? बहलोल लोधी। फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस अफगानी कल्चर, first to introduce first to introduce अफगानी कल्चर, अफगानी कल्चर, सबसे पहले अफगानी कल्चर को किसने इंट्रोड्यूस किया? बहलोल लोदी ने, ठीक है। इससे पहले भी कोई अफगानी शासक आए थे, लेकिन उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि हम लोग अफगानी हैं, उन्होंने हमेशा यही बताया कि हम लोग तुर्की हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, हाँ, ये अफगानिस्तान से थे, इसीलिए इन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि मैं अफगानी हूँ, ठीक है, और इन्होंने अफगानी कल्चर को ही अपने उसके अंदर इंट्रोड्यूस करा, ठीक है। इसके बाद में कौन आते हैं? इसके बाद में दूसरे रूलर कौन आते हैं? इसके बाद में दूसरे रूलर आते हैं कौन? सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। अब सिकंदर लोदी से क्या क्वेश्चन बन रहे होते हैं? सिकंदर लोदी से क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले तो इन्होंने आगरा सिटी की स्थापना की, ठीक है, एस्टैब्लिश आगरा सिटी, एस्टैब्लिश आगरा सिटी, ठीक है, आगरा सिटी की स्थापना की। इन्होंने आगरा सिटी की जैसे ही स्थापना की, तो इन्होंने इसको अपने क्या बना लिया? कैपिटल बना लिया, ठीक है, कि सिकंदर लोदी, है ना। अब से इंडिया की कैपिटल क्या होगी? अब से इंडिया की कैपिटल आगरा होगी। क्या होगी? आगरा होगी। ऐसा किसने अनाउंस किया? ऐसा अनाउंस किया सिकंदर लोदी ने, ठीक है। नेक्स्ट, इनको टाइटल कौन सा मिलता है? इनका टाइटल क्या है? तो इनका टाइटल है शाही, इनको शाही का टाइटल दिया गया, ठीक है। क्या टाइटल दिया गया? शाही का टाइटल दिया गया। नेक्स्ट, इन्होंने एक लैंड मेजरमेंट यूनिट लॉन्च की, ठीक है, इन्होंने क्या किया? एक लैंड मेजरमेंट यूनिट लॉन्च की। अब लैंड मेजरमेंट यूनिट कौन सी थी? वो थी गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी। आज भी हम लोग ये वाली यूनिट वो करते हैं, यूज करते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कितने गज है ना, गज, कितना गज प्लॉट है आपका, है ना, ऐसे ही बात करते हैं ना हम लोग। तो वो गज ए सिकंदरी, आज भी हम लोग ये वाली यूनिट यूज करते हैं, ठीक है। सॉरी, आपको दिखा नहीं होगा, वो मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरा कैमरा किस डायरेक्शन में है। गज ए सिकंदरी, ठीक है। तो ये गज ए सिकंदरी मेजरमेंट, लैंड मेजरमेंट यूनिट है, जो कि किसने लॉन्च की है? सिकंदर लोदी ने लॉन्च की है। नेक्स्ट रूलर कौन होता है? नेक्स्ट रूलर कौन होता है? तीसरा रूलर है अपना इब्राहिम लोदी,
इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी सबसे खतरनाक राजा, सबसे कट्टर राजा, ठीक है, बहुत ही क्रूअल पर्सन था ये इतना क्रूअल था कि ये अपने बीवी बच्चों को भी नहीं चाहता था, मतलब उनके ऊपर भी अत्याचार करता था, इतना क्रूअल पर्सन था ये, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये अपने भाइयों के लिए बहुत लॉयल होता है, लेकिन इसका भाई इसके लिए लॉयल नहीं होता है, ठीक है, इसका भाई इसके लिए लॉयल नहीं होता है। सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कि इब्राहिम लोदी से क्या क्वेश्चन बनता है। इब्राहिम लोदी से क्वेश्चन ये बनता है कि ये लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर है और दिल्ली सल्तनत का भी लास्ट रूलर है। मैं आपको बताऊंगी कि ये दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर क्यों है। लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी, ठीक है, लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर है एंड दिल्ली सल्तनत, और पूरी दिल्ली सल्तनत का भी ये लास्ट रूलर है, क्योंकि इसके बाद में किसकी क्या शुरू होता है, इसके बाद में मुगल डायनेस्टी शुरू हो जाती है, मुगल वंश स्टार्ट हो जाता है दिल्ली सल्तनत के बाद में। तो दिल्ली सल्तनत का और लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन हो गया, इब्राहिम लोदी, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज वेरी क्रूअल किंग, ही इज वेरी क्रूअल किंग, ठीक है, बहुत ही क्रूअल मतलब बहुत ही कट्टर राजा, ठीक है, मतलब जो बहुत अत्याचार करता हो, ये होता है क्रूअल का मतलब। इसने एक युद्ध किया था और वो युद्ध क्या था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। क्या था वो, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। वो वो युद्ध किसके बीच में हुआ था, वो युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, बिटवीन बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, बाबर एंड इब्राहिम लोदी, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है। और इस बैटल ऑफ पानीपत में जीतता कौन है, इसमें जीत जाता है कौन, बाबर, और इब्राहिम लोदी हार जाता है। इसको वहीं पे ही इसकी गर्दन को क्या कर दिया जाता है, कलम कर दिया जाता है और ये मर जाता है, ठीक है, इसकी डेथ हो जाती है और वहीं पे ही लोदी डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत खत्म। क्योंकि बाबर क्या था, एक मुगल था। तो अब ये क्या करता है, अब ये मुगल डायनेस्टी को शुरू करता है किसके अंदर, इंडिया के अंदर। और ये कैसे शुरू करता है, इसने बाबर बाबर क्यों आया इंडिया में, मैं वो आपको तब पढ़ाऊंगी जब मैं आपको मुगल डायनेस्टी पढ़ाऊंगी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ यू।